स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है और ये कोई ऐसा फिनोमिना नहीं है जो किसी पर्टिकुलर रीजन को या पर्टिकुलर पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है, बल्कि दुनिया भर में सी लेवल का राइज होना, रेन पैटर्न्स का चेंज होना, एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी का डिक्लाइन होना और ह्यूमंस की हेल्थ पर सीवियर इम्पैक्ट ये क्लियरली विजिबल है। भले ही दुनिया भर के नेशंस ने क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाए हों, लेकिन फिर भी कुछ रिपोर्ट्स का मानना ये है कि सक्सेसफुली इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के बावजूद हम अपनी अर्थ के टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट रखने में कामयाब नहीं रहेंगे। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है क्लाइमेट ओवरशूट का, यानी कि हमारे प्लैनेट का टेम्परेचर उस लेवल पर पहुंच जाएगा जहां पे पृथ्वी का एक ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा। वहां से लौटना पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। यदि दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं उनकी बात की जाए तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करती हूँ। जो भी आइलैंड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सी लेवल राइज होने की वजह से कोस्टल कम्युनिटीज़ का रीलोकेशन स्टार्ट हो चुका है और कुछ रिपोर्ट्स में तो ये बताया गया है कि आने वाले 10 और 20 सालों में जो क्लाइमेट माइग्रेशन है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि लोग सिर्फ इसलिए अपना देश और घर छोड़कर चले जाएंगे क्योंकि वहाँ की जलवायु शायद रहने के लायक नहीं रही है। यूरोप के अंदर जिस तरह की हीट वेव को इस बार एक्सपीरियंस किया गया उसने पिछले सारे टेम्परेचर के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। इवन अगर भारत की बात करें तो भारत में मॉनसून के पैटर्न्स में जो बदलाव देखने को मिला है पिछले 4-5 सालों में, उसकी वजह से हमारी राबी और खरीफ की फसल की प्रोडक्टिविटी सीधे सीधे प्रभावित हुई है। पाकिस्तान या चाइना के अंदर जो सीवियर रेन हुई है आप उसकी बात कर लीजिए, या दुनिया भर में जो वाइल्ड फायर्स के इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं उसकी बात कर लीजिए। यहाँ तक कि 2022 और 23 में ग्लोबल कॉमन्स कहे जाने वाले ओशियंस, उन्होंने भी मरीन हीट वेव को एक्सपीरियंस किया है। समुद्रों को ग्लोबल कॉमन्स कहा जाता है, यानी कि ये दुनिया के लिए एक रिसोर्सेज भी हैं, तो पूरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इनको प्रिजर्व और कंजर्व करने की। लेकिन आज के टाइम पे अपनी सेंसिटिविटी की वजह से जो ओशियंस हैं, जो हमारा मरीन इकोसिस्टम है, वो कहीं ज़्यादा सीवियरली इम्पैक्टेड है। अगर प्रॉब्लम ग्लोबल है तो फिर सॉल्यूशन भी कलेक्टिवली निकाल कर लाने पड़ेंगे। और आज के वीडियो का मुद्दा यही है कि वो कौन सी एजेंसी है या फिर वो क्या तरीका हो सकता है कि दुनिया भर की जो नेशन गवर्नमेंट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और उनको कलेक्टिव सॉल्यूशंस की तरफ लेकर चला जाए। और अगर इसके बारे में सोचा जाए तो जो नाम निकलकर सामने आता है वो है यूनाइटेड नेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र के बारे में आप मुझसे कह सकते हैं कि मैम 2023 में यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाओं की रिलेवेंसी उतनी नहीं रह गई है। एंड मैं एग्री विथ यू, इसमें बात सच है कि इस तरह की संस्थाओं में काफ़ी कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। बट मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में यूनाइटेड नेशन ने उस प्लेटफॉर्म के रूप में काम किया है जिसने जलवायु परिवर्तन को लेकर एटलीस्ट एक डिस्कशन को इनिशिएट किया था। जब दुनिया को जलवायु परिवर्तन के बारे में समझाना था, अवेयरनेस उनको देनी थी, तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से उन साइंटिफिक स्टडीज़ को सपोर्ट किया गया था जिन्होंने ये साबित किया है प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंसेस देके कि यस, क्लाइमेट चेंज इज़ हैपनिंग और हम एक अनसर्टेन फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए एक एनालिसिस करते हैं और ये देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से अब तक वो कौन कौन से इनिशिएटिव हैं या मैकेनिज्म हैं जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो है लाए गए हैं। और हम ये भी देखेंगे कि भारत और यूनाइटेड नेशन मिलकर साथ में क्या कर रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, काफ़ी सारी आपको जानकारी मिलेगी और जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट के लिए इस पूरे कंटेंट को आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी मीन्स आंसर राइटिंग में इनकलकेट कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ।
स्टडी आईक्यू की तरफ से आपके लिए एक बहुत ही शानदार प्लान इंट्रोड्यूस किया गया है। और मैं इसको शानदार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो हम सबके प्लान्स एक जैसे नहीं होते। हम में से कुछ लोग कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद फर्स्ट ईयर में होने के बाद जो है सोचते हैं कि हमें एग्ज़ाम देना है। कुछ लोग शायद 9th और 10th में ही ये डिसीज़न ले लेते हैं और कुछ लोग जो है बेसिकली अपने लास्ट ईयर में आके सोचते हैं कि मुझे एग्ज़ाम देना है। तो आप सबके लिए ही जो कोचिंग की ड्यूरेशन है वो सेम नहीं हो सकती है। आप सबके लिए जो प्रिपरेशन का एक प्लान है वो सेम नहीं हो सकता है। तो हमने आपको ये चॉइस दी है कि आप जब एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे इन 3 प्लान में से एक प्लान को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इन तीनों ही प्लान में जब तक आपके प्लान की वैलिडिटी है तब तक करंट अफेयर, आपके लाइव क्लासेस, उसके बाद आपके रिकॉर्डेड क्लासेस, आपके टेस्ट सीरीज, आपके मंथली मैगजीन, वो सब इंक्लूड रहेगा। तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली एक प्लान को सेलेक्ट कीजिए, एडमिशन लीजिए और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अब आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि 1 साल बाद अगर प्लान ख़त्म हो गया तो फिर आपको करंट अफेयर कैसे तैयार करना होगा, या फिर तब कुछ डाउट्स हुए तो आप किससे पूछेंगे, या फिर तब टेस्ट सीरीज़ आप कहाँ पे ज्वाइन करेंगे। जब तक प्लान की वैलिडिटी है आपको सब कुछ मिलेगा। बस ध्यान रखिएगा जब भी आप इस प्लान को ज्वाइन कर रहे हो तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको यूज़ करना है फैकल्टी कोड प्राची लाइव। प्राची लाइव यूज़ कीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट लीजिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिपोर्ट्स का कहना ये है कि हमारी जो प्रेजेंट पॉलिसीज़ हैं वो क्लाइमेट चेंज से फाइट करने में सफिशेंट नहीं है। यहाँ पर एक डाटा ये बताता है UNFCCC की जो NDC रिपोर्ट आई थी 2023 की, कि यदि हम बेसिकली इन अपना जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसका एक प्रोजेक्शन देखें तो आज के टाइम पर जो नेशनल एक्शन प्लान है उनको कम्प्लीटली अगर इम्प्लीमेंट कर भी दिया जाता है तब भी 2030 तक इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन में 10% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और यदि आप अपने 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को लिमिट रखने वाले टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो आपको -45% अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करना पड़ेगा। और ये किसी एक नेशन के करने से नहीं होगा, किसी 2 नेशन के करने से नहीं होगा, पूरी दुनिया को कलेक्टिवली ये जो 45% ग्रीन हाउस गैस एमिशन है इसमें रिडक्शन करना पड़ेगा। और बेसिकली देखा जाए तो एक्ट नाउ ये एक कीवर्ड है जो सबको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर आप करंट पॉलिसीज़ के साथ चलते हैं तो टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर सकता है। यानी कि पृथ्वी के आँख के गोला बनने में ज़्यादा टाइम नहीं है। 2100 सेंचुरी की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। जबकि अगर आप स्टीप कट करते हैं, अगर वर्ल्ड के लेवल पर कलेक्टिवली आप जो है इनिशिएटिव्स लेते हैं तो जो है आप टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि यूनाइटेड नेशन का यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। देखिए, यूनाइटेड नेशन ने ना सिर्फ वो प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर अलग अलग विचारधारा वाले, अलग अलग रिसोर्सेज वाले, अलग अलग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाले जो डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस थे उन्होंने साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन को लेकर बातचीत की है, बल्कि हम काफ़ी सारे ऐसे मुद्दों पर सहमति बनाकर आगे बढ़ पाए हैं कि हमारा फ्यूचर को लेकर एक कोर्स क्या होगा। और काफ़ी सारी साइंटिफिक स्टडीज़ को भी जो है यूनाइटेड नेशन की तरफ से सपोर्ट किया गया है, ये आप जानते हैं। तो अगर देखा जाए तो बेसिकली 1972, अगर हम यहाँ से एक जर्नी स्टार्ट करते हैं तो 1972 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया गया था। और इसको कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशन की पहली कॉन्फ्रेंस थी जो कि बेसिकली एनवायरनमेंट को लेकर थी। इसके बाद अगर आप देखोगे तो 1992 में एक सबसे इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन यानी कि UNFCCC इसको जो है अपनाया गया था, और जिसमें आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया ने इस बात को लेकर सहमति जताई थी कि यस, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हम सबको जो है बेसिकली अब काम करने की ज़रूरत है। इसके बाद देखें तो आगे चलकर 1997 में एक क्योटो प्रोटोकॉल को जो है बेसिकली यहाँ पर अपनाया गया था,
और क्योटो प्रोटोकॉल से बेसिकली हमने कुछ टारगेट्स अपने सेट करने स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन देखा जाए तो अभी भी उतना ज़्यादा हम कह सकते हैं एक्टिवली होकर काम नहीं कर रहे थे। ये शुरू होता है करीब 2007 में जाकर। 2007 में जो सिक्योरिटी काउंसिल है उनके द्वारा पहली बार क्लाइमेट चेंज पर एक डिबेट को ऑर्गेनाइज कराया गया था। और यहाँ पर बेसिकली ये माना गया था कि जो 21वीं सदी होगी उसमें हमारी हेल्थ, जॉब, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स सब पर असर डालने वाला अगर कोई मुद्दा है तो वो क्लाइमेट चेंज है, और जो कि सच साबित हो रहा है। आज देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन की वजह से हमारे जॉब्स, हमारा एग्रीकल्चर, हमारी हेल्थ और यहाँ तक कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, ये सब कुछ जो है बेसिकली अफेक्ट हो रहा है। इसके बाद देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट जो आप कह सकते हैं माइलस्टोन आता है वो आता है 2015 में। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट को जो है बेसिकली अडेप्ट किया जाता है, और जिसमें ये माना जाता है कि डेवलप्ड नेशन की एक हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस क्लाइमेट चेंज के प्रति, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन उनके यहाँ हुआ, ग्रीन हाउस गैस एमिशन उन्होंने ज़्यादा किया। लेकिन इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? जो हमारे डेवलपिंग नेशंस हैं, जो मोर वल्नरेबल नेशंस हैं। तो ये भी एक्सेप्ट हुआ कि डेवलप्ड नेशन और बेसिकली जो हमारे बिजनेस हैं, सरकार है, एनजीओ है, ये सब कलेक्टिव रूप से काम करेंगे और डेवलप्ड नेशंस की तरफ से डेवलपिंग नेशंस की तरफ $100 बिलियन का अमाउंट जो है एनुअली ट्रांसफ़र किया जाएगा। और इसके बाद देखा जाए तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात कर लीजिए, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की बात कर लीजिए, ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात कर लीजिए, ये अलग अलग इनिशिएटिव्स जो हैं हमें यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म से दिखाई देते हैं। अभी सितंबर 2023 में जो बेसिकली इनके यूनाइटेड नेशन के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि अगर आप क्लाइमेट चेंज को लेकर रियल एक्शंस ले रहे हो तो आप हिस्ट्री के राइट साइड पे हो और मैं आपके साथ हूँ। देखा जाए तो बेसिकली जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, चीफ सेक्रेटरी जनरल, ये क्लाइमेट चेंज को लेकर काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे हैं, ऐसा देखा गया है। और पर्सनली इनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है बेसिकली। और इन्होंने कुछ दिन पहले एक और स्टेटमेंट दिया था जिसमें ये बताया गया था कि हम बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल बॉइलिंग की तरफ जा रहे हैं। तो हमें शायद अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, उन पर फिर से एक बार सोचने की ज़रूरत है। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट बेसिकली आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन का नाम आता है, दैट इज़ IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन दी क्लाइमेट चेंज। देखो IPCC के द्वारा साइंटिफिक जो है स्टडी की जाती है और इनके द्वारा अपनी सिंथेटिक रिपोर्ट्स के द्वारा ये एविडेंसेस दिए गए कि क्लाइमेट चेंज के पीछे रिस्पॉन्सिबल जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, यानी कि हम ही लोग हैं जिन्होंने इस प्लैनेट को इतना ज़्यादा जो है गर्म कर दिया है, और हम ही वो लोग हैं जो इस प्लैनेट को वापस से नॉर्मल कंडीशन में लेकर जाएंगे। लेकिन देखिए, अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है तो आपको बहुत सारे जो है चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको अपनी सप्लाई चेन में चेंजेस करना पड़ेगा, आपका जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसको ग्रीन करना होगा, जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको क्लीन एनर्जी पर लेकर जाना होगा। और देखा जाए तो जो बिज़नेस है, जो बेसिकली देश की पूरी एक अर्थव्यवस्था है, उसको क्लीन एनर्जी की तरफ जो है लेकर जाना पड़ेगा। और ये करना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फिनेंस की, पैसे की, जो कि डेवलपिंग नेशंस के पास नहीं है। तो इसीलिए उन लोगों की तरफ से ये बात निकल कर सामने आती है। पहली बात तो हमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो हम बहुत ज़्यादा ग्लोबल एमिशन में कट करने के लिए अपना एक पार्ट अदा नहीं कर सकते। और दूसरा, यदि आप चाहते हो कि इस डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल बनाएं तो हमें जो है इसके लिए टेक्नोलॉजी एंड मनी, दोनों चीज़ें चाहिए। अगर आप देखोगे 2013 से लेकर 2020 तक, तो जो बेसिकली क्लाइमेट फाइनेंस डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ गया है वो बिल्कुल भी इनफ नहीं था। यहाँ तक कि 2020 तक भी वो $100 बिलियन का जो हमने टारगेट रखा था वहाँ तक नहीं पहुँच पाया था।
लेकिन अभी हाल ही में G20 नेशन की जो मीट हुई थी भारत में, वहाँ पे ये बोला गया है कि शायद इस बार हम अपने 100 बिलियन के टारगेट को पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले फाइनेंस की ही बात कर लेते हैं और अब देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन का इसमें कितना रोल है। तो सबसे पहले बेसिकली बात आती है ग्रीन क्लाइमेट फंड की। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात करें तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्लाइमेट फंड है और जिसको पेरिस एग्रीमेंट के टाइम पर बेसिकली जो है डेवलप किया गया था। और आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म से एक इनिशिएटिव ये सामने निकल कर आया था। देखा जाए तो बेसिकली 2020 से लेकर 2023 के बीच में एक इसका फंडिंग का राउंड हो चुका है और करीब 128 कंट्रीज़ के अंदर 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों को इस फंड से जो है हेल्प देने की कोशिश की गई थी। और अब इसका जो सेकेंड राउंड फंडिंग का है वो बेसिकली स्टार्ट हो चुका है। और साथ ही जैसे मैंने आपको अभी बताया, G20 के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स थे, उनका ये कहना है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक टू अचीव दिस $100 बिलियन का टारगेट। दिस इज़ वन थिंग। दूसरा आता है लॉस एंड डैमेज फंड। तो देखो, अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं: अडेप्टेशन, मिटिगेशन, लॉस एंड डैमेज। बेसिकली क्लाइमेट चेंज से जो इम्पैक्ट हुए हैं उनके रहते हुए खुद को उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट करना, ये अडेप्टेशन का पार्ट होता है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं वो कम से कम हो, उसको बोलते हैं मिटिगेशन। और एक बार जब इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, लाइफ्स का जो लॉस एंड डैमेज हुआ है, ये बेसिकली लॉस एंड डैमेज के अंदर आता है। तो देखा जाए तो अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन के लिए हमारे पास फंड्स पहले से थे, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी वापस से भरपाई करने के लिए भी पैसा चाहिए। इसीलिए 2022 में लॉस एंड डैमेज फंड को लेकर भी जो है बहुत सारे जो मेंबर नेशंस थे उन्होंने एक इनिशिएटिव को सामने लेकर आया, जिसमें ये कहा गया कि जो डेवलप्ड नेशन है वो डेवलपिंग नेशंस को लॉस एंड डैमेज फंड के तहत कंट्रीब्यूट करेंगे, ताकि अगर कहीं पर फ्लडिंग आई है या कहीं पर हीट वेव की वजह से बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है उसको वापस से रीबिल्ड किया जा सके। इसके बाद फिनेंस के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा आता है वो बेसिकली है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का। देखिए, अगर आपके पास मनी है एंड इफ़ यू हैव द टेक्नोलॉजी, तो आप जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की तरफ ईजिली एक ट्रांजिशन कर सकते हो। और देखा जाए तो जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का डेटा है वो ये दिखाता है कि आने वाले टाइम में जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होगा वो रिन्यूएबल सोर्स से ज़्यादा आएगा। जैसे आप देख पाओगे कोल लगभग जो है उतना ही रहेगा जितना था, स्लाइटली इसमें कमी देखने को मिलेगी। वहीं जो रिन्यूएबल्स हैं उनमें आपको देखिए अच्छा खासा एक इंक्रीज देखने के लिए मिल जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी की भी अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है उसके साथ मिलकर काम कर रहा है। साथ में आप देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स और ऐसे बेसिकली आप कह सकते हैं प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं जो एक क्लीन एनर्जी की तरफ डेवलपिंग नेशंस को सपोर्ट करते हैं। अगर हम क्लीन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि ओवरऑल कलेक्टिवली हम लोगों ने जो काम किया है, तो जो सोलर एनर्जी है और जो बैटरीज होती है उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। साथ में जो विंड एनर्जी है उसकी भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। तो अब इनकी जो कॉस्ट है वो ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज के इक्विवेलेंट लगभग आ गई है। तो कंज्यूमर के पास एक फेयर चॉइस है कि अब वो सिमिलर रेट पर बेसिकली क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी को भी अफोर्ड कर सकते हैं। साथ ही आप देखिए कि जो बेसिकली क्लाइमेट एक्शन एंड जॉब्स है, अगर हम इसकी बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से 2050 तक करीब 42 मिलियन न्यू जॉब्स भी क्रिएट होंगे और जो कहीं ना कहीं देखिए आपके जो इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। साथ ही अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बेसिकली भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए एक बहुत बड़े फैक्टर के रूप में जो है रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे आप देखोगे यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को क्लीन करने की तरफ काम कर रहे हैं। जैसे एक आप देखोगे एक्शन टुवर्ड्स क्लाइमेट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे लगभग 100 से ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये काम कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ज़ीरो एमिशन की तरफ शिफ्ट किया जा सके।
दूसरा है आपका डीकार्बोनाइजिंग शिपिंग, गेटिंग टू जीरो पॉल्यूशन। यहाँ पे जो फिनेंस कंपनी है, जो शिपिंग कंपनीज हैं, उन सब के द्वारा एक बेसिकली सी कार्गो चार्टर इसको अपनाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो आने वाला टाइम है उसमें जो शिपिंग सेक्टर है इसको भी नेट ज़ीरो एमिशन की तरफ जो है लेकर जाया जाए। साथ में आपको लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन देखने के लिए मिल जाएगा। इंडस्ट्रीज़ के द्वारा बेसिकली इस ग्रुप को बनाया गया है और इसमें ये ऑब्जेक्टिव रखा गया है कि जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे आपका स्टील, जहाँ पे बेसिकली ग्रीन हाउस एमिशन को बीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उन पर बेसिकली जो है काम किया जाए और उनको भी जो है एक लोअर एमिशन के स्लैब के अंदर लेकर आया जाए। इसके बाद देखिए नेट ज़ीरो एमिशन, ये वर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो नेट ज़ीरो एमिशन का मतलब ये होता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ कर रहे हैं, इसका जो नेट लमसम है वो जीरो होना चाहिए। यानी कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को अमिट कर भी रहे हो तो आपके पास वैसे तरीके होने चाहिए जिनसे आप जो है उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सको। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा अलग अलग कंट्रीज़ एंड प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर जो CCUS टेक्नोलॉजीज़ हैं, यानी कि कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको लेकर काफ़ी काम किया जा रहा है। साथ ही अगर आप देखोगे जो चाइना है, रशिया है, सऊदी अरब है, यूक्रेन है, इन सब ने अपने नेट जीरो के टारगेट रखे हैं कि 2060 तक एज अ नेशन हम नेट ज़ीरो एमिशन को अचीव कर लेंगे। भारत की बात करें तो भारत ने अपने लिए जो टारगेट रखा है वो 2070 रखा है। वहीं अगर कुछ यूरोपियन नेशंस की बात करें, जैसे फिनलैंड है, तो उन्होंने अपने लिए जो टारगेट रखा है वो 2035 रखा है। वहीं अगर आप यूरोपियन यूनियन की बात करोगे तो उन्होंने नेट जीरो का जो एमिशन रखा है वो 2050 तक रखा है। और ये जो नेट ज़ीरो एमिशन के टारगेट है, इसमें भी यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर जो है सभी मेंबर नेशंस काम कर रहे हैं। अब देखिए क्लाइमेट चेंज और उसकी वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स एंड उनको लेकर जो सॉल्यूशंस हैं, इस पे हमने बात की। यहीं पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये आता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, अगर इनको लेकर एक अर्ली वार्निंग सिस्टम पूरी दुनिया को इक्विटेबली एक्सेस दिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान को बचाया जा सकता है। देखिए पूरी दुनिया में 75% लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन है और 95% लोगों को इंटरनेट तक एक एक्सेस हासिल है आज के टाइम पर। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ डाटा ये कहता है कि अगर आप 24 आवर पहले एक अर्ली वार्निंग बेसिकली दे दो तो काफ़ी ज़्यादा जो लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी है उसको डैमेज होने से बचाया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद आधी से ज़्यादा दुनिया के पास अर्ली वार्निंग सिस्टम की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये प्लेज ली गई है कि 2027 तक पूरी दुनिया के अंदर जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम्स पर काम किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटेरिएट है उन्होंने क्लाइमेट एक्शन प्लान को भी अडॉप्ट किया है। उनका एक 10 साल का एजेंडा है जिसमें उनका कहना ये है कि बेसिकली वो 45% जो है बेसिकली रिडक्शन करेंगे बेसिकली ग्रीन हाउस गैस एमिशन में, और साथ में जो 80% बेसिकली उनकी इलेक्ट्रिसिटी होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से लेकर आएंगे। एंड इसके अलावा अलग अलग कंट्रीज़ में यूनाइटेड नेशन के जो स्पेशलाइज एजेंसीज़ हैं, जैसे अगर हम FAO की बात कर ले, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, UNEP की बात कर ले, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन सब के ही द्वारा अलग अलग कंट्रीज़ में बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं उनको बेसिकली चलाया जा रहा है। जैसे जो पिक्चर आप देख पा रहे हो, ये UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट बेसिकली प्रोग्राम का एक प्रोग्राम है नेपाल के रूरल एरिया में, जहाँ पर बेसिकली ऑफ ग्रिड एनर्जी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि लोगों को एनर्जी तो मिले ही, साथ में कुछ बेसिकली लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट हो। इन अ सिमिलर मैनर भारत और यूनाइटेड नेशन भी मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे आप देखोगे भारत सरकार का एक प्रोग्राम है एनहेंसिंग क्लाइमेट रेजिलियंस ऑफ इंडियाज कोस्टल कम्युनिटीज़, और इस प्रोग्राम को जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है उसके द्वारा जो है बेसिकली एक आप कह सकते हो फंडिंग दी जा रही है। और सिर्फ अपने लिए नहीं, इंडिया जो दूसरे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर काम कर रहा है।
जैसे यहाँ पे आप देखोगे इंडिया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड है, जिसको 2017 में स्टैब्लिश किया गया था। ये जो फंड है ये बेसिकली डेवलपिंग और जो लीस्ट डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर काम करता है। तो यूनाइटेड नेशन जिस तरह से भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है, ऐसे ही वो दूसरे कंट्रीज के साथ मिलकर भी जो लीस्ट डेवलप्ड नेशंस हैं या जो डेवलपिंग नेशंस हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है इसका नाम लेना ज़रूरी है। यूनाइटेड नेशन की तरफ से बेसिकली एक ऑप्शन दिया गया है कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो चाहें तो अपने एमिशन को ऑफसेट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर कुछ क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लेकर काम कर सकते हैं। साथ ही कार्बन मार्केट को स्टैब्लिश करने में भी यूनाइटेड नेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके द्वारा बेसिकली जो बिजनेस है, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके साथ मिलकर भी काम किया जा रहा है कि किस तरीके से हम ज़्यादा सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल्स को जो है डेवलप कर सकते हैं। और रिसेंटली तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो फैशन इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके साथ भी जो एक डिस्कशन किया जा रहा है कि फैशन जो कि काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होता है उसको भी मोर सस्टेन कैसे बनाया जा सके। और अभी कुछ टाइम पहले ही यूनाइटेड नेशन की तरफ से 10 ऐसे इनिशिएटिव्स को रिकॉग्नाइज किया गया था जो हमारे नेचुरल वर्ल्ड को रिस्टोर करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसमें से जो भारत का गंगा को लेकर प्रोग्राम है वो भी इन 10 में से एक था। तो देखा जाए तो हम जो काम कर रहे हैं उसको भी एक रिकॉग्निशन जो है यहाँ पर मिल रहा है। अब देखिए, हमें ये तो समझ में आ गया कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं जिनको जो है लेकर काम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो इशू आता है वो फेयरनेस का आता है। देखा जाए तो मैंने आपको पहले भी बताया, डेवलप्ड कंट्रीज आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन जो वल्नरेबल नेशंस हैं, जो डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड नेशंस हैं, वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट को ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं और वहाँ पर बेसिकली डैमेज भी ज़्यादा होता है एंड उनके पास वापस से रीबिल्ड करने के लिए रिसोर्सेज भी कम हैं। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था एक इक्विटेबल शेयरिंग के लिए काम कर सकती है और जो कि वो कर भी रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, डेवलप्ड नेशन से फाइनेंस को बेसिकली मोबिलाइज किया जा रहा है डेवलपिंग नेशंस की तरफ। तो यहाँ पर देखिए 2021 का डाटा ये कहता है कि पूरी दुनिया में ओशन हीट, सी लेवल का राइज होना, ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन, ओशन का एसिडिफिकेशन, इन सब ने अपने जो पिछले रिकॉर्ड्स थे उनको ब्रेक किया है। यहाँ तक कि जो ग्लोबल मीन सी लेवल राइज है उसने भी अपने काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स यहाँ पर तोड़े हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि सॉल्ट वाटर का इंट्रूजन हमारे खेतों में, हमारे घरों में हो रहा है, तो पहले से ही इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए जो ज़मीन कम थी वो और भी ज़्यादा कम होती जा रही है क्योंकि कोस्टल एरिया सबमर्ज हो रहे हैं। तो एक्चुअली में यूनाइटेड नेशन की रिलेवेंसी को लेकर चैलेंज ना करते हुए अगर हम साथ मिलकर काम करें तो मे बी हमारे सामने कुछ सॉल्यूशंस आ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो सिंथेसिस रिपोर्ट आई थी आईपीसीसी की, जो कि मार्च 2023 में रिलीज़ की गई थी, उसमें ये बताया गया था ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबल इज क्लाइमेट चेंज के लिए, बट अगर हमें इस चुनौती को पार पाना है तो हम ही हैं जो इसको ठीक भी कर सकते हैं। इसके लिए यूनाइटेड नेशन जैसे एक वर्ल्ड कांग्रेस प्लेटफॉर्म पर एक साथ आना और बातचीत करना इज़ दी ओनली सॉल्यूशन। तो अगर लास्ट में देखें तो कुछ ऐसे अनेबलर्स हैं जिनको आप अपनी मीन्स आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हो, और बेसिकली अगर आप रिसर्च वगैरह कर रहे हो या आप जानना चाहते हो कि सॉल्यूशन फिर क्या है तो भी आप समझ सकते हो। क्लाइमेट एक्शन के लिए इफेक्टिव अनेबलर्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला पॉलिटिकल कमिटमेंट। अगर आपके जो पॉलिसी मेकर्स हैं वही इस कोर्स को लेकर कमिट नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है, राइट। देन इंक्लूसिव गवर्नेंस की ज़रूरत है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज़ मैंडेटरी, इफेक्टिव इकोसिस्टम को लेकर जो स्टीवॉर्डशिप है वो दिखना चाहिए, एंड देन जो नॉलेज है उसकी शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी नेशन के द्वारा किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया गया है जिससे या तो क्लाइमेट चेंज की अडेप्टेबिलिटी में हेल्प मिली है या मिटिगेशन में हेल्प मिला है, तो उसको एज अ केस स्टडी दूसरे नेशंस के साथ भी जो है शेयर करने की ज़रूरत है। यदि हम इन मुद्दों पर काम करते हैं तो मे बी हम एज अ वर्ल्ड जो है इस चैलेंज को फेस कर पाएंगे।
तो यहाँ पर ये वाला जो एक एनालिसिस था ये एंड होता है। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। इट्स अ डिटेल्ड एनालिसिस, काफ़ी कुछ समझने पढ़ने के लिए था। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी एंड इफ़ यू वांट टू शेयर एनी फीडबैक तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। जाने से पहले मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, 15 अक्टूबर को हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तीनों में से किसी एक भी प्लान को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी आपकी वैलिडिटी होगी तब तक आपको जो है सारा कंटेंट मिलेगा, इसके बारे में कोई भी डाउट मत रखिएगा। एंड अगर आप फर्दर डिस्कशन करना चाहते हैं बैच के लिए, बैच में एडमिशन लेने के लिए, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद प्राची पर पिंग कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यूज़ कीजिएगा फैकल्टी कोड प्राची लाइव। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।